Privilege of originally setting its first stanza to the tune was mine. To me, the spirit of tenderness and devotion expressed in its first portion, the emphasis it gave to beautiful and beneficent aspects of our motherland, made a special appeal, so much so that I found no difficulty in disassociating it with the rest of the poem. I found no difficulty in disassociating it with the rest of the poem. The first two stanzas are such that it is impossible for anyone to take objection to. Remember, we are thinking in terms of national song. Remember, we are thinking in terms of national song for all India. This is Rabindranath Tagore's words. Are you against it? You want to condemn this? This is Rabindranath Tagore's stanza. He accepted it and that is continued. सभापति जी, सच्चाई ये है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 28 अक्टूबर 1937 को गुरुदेव की इन्हीं शब्दों को सर्वसम्मति से पारित किया। कहाँ पर? तो ये जो इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करने वालों में प्रमुख नेताओं के नाम है, पढ़ता हूँ। महात्मा गांधी जी, आपको ऑब्जेक्शन है? मौलाना आजाद जी, पंडित नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल जी, जेपी कृपलानी जी, गोविंद वल्लभ पंत जी, ये सभी नेता लोग एक सहमति से उन्होंने कहा ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के और ये प्रस्ताव में क्या है? द कमेटी विशेस टू पॉइंट आउट दैट द मॉडर्न एवोल्यूशन ऑफ द यूज ऑफ द सॉन्ग एज पार्ट ऑफ नेशनल लाइफ इज ऑफ infinitely a greater importance. Therefore, the committee recommend that wherever Vande Mataram is sung at national gatherings, only the first two stanzas should be sung. With perfect freedom to organize to sing any other song of unobjectionable character can be sung. ये वर्किंग कमेटी में मंजूर हुई। क्या नेहरू जी अकेले के? क्या गांधी जी नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस नहीं थे? कृपलानी नहीं थे? मदन मोहन मालवीय नहीं थे? आजाद जी नहीं थे? इनका अपमान कर रहे हो आप, इन सब का अपमान कर रहे हो। और ये सभी बड़े नेताओं का सम्मिलित निर्णय था। फिर नेहरू जी को अकेले क्यों टारगेट करके प्रधानमंत्री वही बार बार बोलते हैं, यहाँ होम मिनिस्टर बोलते हैं। और इसका एक प्रति भी मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर 2 यहाँ है। सर देख, ये दूसरा नंबर है, मैं ये भी पठन पे रखूंगा। प्लीज ये पढ़ लीजिए, क्योंकि आप नहीं पढ़े होंगे कांग्रेस का इतिहास। सिर्फ आप गोलवरकर का, मनुस्मृति का ये किताबें पढ़े हैं, ये भी जरा पढ़ो, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं। सर, इस मुद्दे पर एक नया विवाद खड़ा करके मोदी जी ने न केवल राष्ट्रीय नायकों का बल्कि विशेष रूप से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भी अपमान किया। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी अपमान है, जिन्होंने वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन बना दिया, और उसी पूरी पीढ़ी का भी अपमान किया जिसने जेलों की यातनाएं नहीं सही
लाठियां खाई और इस गीत को अपने हृदय में रखकर देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इसीलिए मोदी जी को आपको देश से माफी मांगना चाहिए, जिन्होंने देश के आजादी के लिए लड़ा, अपनी जान दिया और सैकड़ों दिन जेल में रहे और हर तरीके के मुसीबत झेले, और भगत आज कुछ किए बिना आप ना लड़े, कुछ भी नहीं, फुकट में आके बैठे हैं और आज ये बात बोल रहे हैं और आजादी लाए हम, तो इसीलिए ये लोगों को उसका ये मालूम नहीं है वैल्यू। सर, सभापति जी, मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि हिंदू महासभा और आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। यही नहीं, उन्होंने भारत के संविधान की प्रतियां भी जला दी थी। उन्हें आपत्ति थी कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था वो मनुस्मृति पर आधारित नहीं था, इसीलिए हम उसको मान्यता नहीं देंगे, और यहीं पर उसको जलाया गया दिल्ली में। उन्होंने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और अंबेडकर के पुतले यही रामलीला मैदान पे जलाए। ये इतिहास है, आप पढ़िए। और जो संविधान को मानने वाले नहीं हैं और हमसे बार बार कहते हैं कि तुम क्या किए, तुम क्या करें, क्या तुम्हारे घर में नौकरी करना, क्या किए देश के लिए करे, हमारे लोग मरे, जेल में गए। सर, भारत के संविधान लागू होने के 2 दिन पहले, सर ये सुनने की बात है, भारत के संविधान लागू होने के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये कहा था, द कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स एंड म्यूजिक known as Jana Gana Mana is the national anthem of India. And the song Vande Mataram, which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honored equally with Jana Gana Mana and shall have equal status with it. ये हमारे भूतपूर्व, हमारे राष्ट्रपति जी का है, इसको भी आप नकारते हैं। अरे जो चीजें इतिहास के पन्नों में आए हैं, तारीख लिखा है, उस तारीख को भी आप मानने वाले नहीं हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस चीज को मानते हैं। क्या हिटलर के बुक को मानते हैं, किसके लिए? और हमेशा आपकी आदत हो गई है कि कांग्रेस को गालियां देना और नेहरू जी को टारगेट। अरे नेहरू जी का इमेज खराब करने के लिए अगर आप बैठे हैं, वो नामुमकिन है, वो सबसे ऊंचा है दुनिया में उसका नाम है। अब उतना ऊंचा आप कभी नहीं बन सकते, आप नीचे है, नीचे ही रहेंगे। सभापति जी, बीजेपी के लोगों को वंदे मातरम की याद कई दशकों के बाद आई है, परंतु मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि वंदे मातरम की 100वीं सालगिरह के मौके पर वंदे मातरम पर पहला स्मारक पोस्टल स्टैंप 30 दिसंबर 1976 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जारी किया गया है। वो स्टैंप भी मैं आपको दिखाता हूं, ये भी भेज दीजिए। सर, अरे आप लोग देखे नहीं भाई, जरा देख के तो देखो। मुझे अपने सार्वजनिक जीवन के शुरुआती दिनों में एक लोकप्रिय स्टैंप बहुत अच्छे से याद है। मैं उस वक्त कर्नाटक स्टेट में एजुकेशन मिनिस्टर था, तो उस वक्त ये निकाला गया। हम लोग भी वहाँ पर स्टेट में इसका फंक्शन करते। आपकी अनुमति से इस स्टैंप की एक प्रति दिखाना चाहता हूँ। मैं अभी आपके पास भेज रहा हूँ
और वो आप उसको जरा देख लीजिए। ये तो इतिहास की बात थी जिसे प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए था। आज की चर्चा का संदर्भ वही होना चाहिए जो देशवासियों को वंदे मातरम की भावना का सही अर्थ और सम्मान समझा सके। सभापति जी, जब देश कहीं बड़ी समस्याओं जैसे आर्थिक संकट, बेरोजगारी, सामाजिक मुद्दे में से जूझ रहा है, तब भी प्रधानमंत्री की दिलचस्पी केवल चुनावी प्रचार में रहता है, ना कहीं ऐसे